प्रणाम मित्रों। आज हमारे साथ ओशो के बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी या यूँ कहो उस समय के सन्यासी हैं जब ओशो ने 70 के दशक में नए-नए लोगों ने जुड़ना शुरू किया था और अपने कार्य को प्रारंभ किया था। उन्हीं में से उस फ़हरिस्त में से एक बहुत प्यारा-सा खूबसूरत नाम है स्वामी कृष्ण वेदांत जी। तो कृष्ण वेदांत जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और मित्रों ओशो जब शरीर में थे सदैह आप तब भी उनके साथ रहे और आज जब ओशो नहीं हैं तब भी आप उनको पी रहे हैं, जी रहे हैं। एक लंबी यात्रा 50 साल की आपने उनके साथ और बिना भी पूरी की। यदि आपसे सीधा-साधा सिर्फ़ पूछा जाए, आपकी नज़र में ओशो कौन हैं, क्या हैं या आप क्या व्यक्त करेंगे, तो क्या होगा? ओशो मतलब क्या आपके लिए? ओशो मेरे लिए व्यक्ति नहीं रहे, क्योंकि जब अपना भान आता है व्यक्ति को, अपनी कॉन्शियसनेस का पता चलता है, जब यू फील दैट यू आर नॉट द बॉडी माइंड एंड इमोशनल वर्ल्ड, यू आर इंटायरली, आप कंप्लीटली भिन्न हैं। तो अथॉरिटी जो आती है ना, मैं कौन हूँ, आई एम नो बडी एंड नथिंग, यू आर नॉट ए थिंग और यू आर नॉट ए पर्सन। तो ओशो कौन है सवाल ही नहीं होता। आई एम द प्रेजेंट, ऑल्सो इज प्रेजेंट, but I does not exist as a person. His presence and ever present. सतत जो प्रेजेंस है अस्तित्व की, हमने उसको नाम दिया ओशो, भगवान, ब्रह्मा, शंकर, महेश, जो भी कहें आप, तो वह अस्तित्व की जो प्रेजेंस है ओशोमय है। ओके, क्योंकि आप एक लेखक भी हैं, एक कवि भी हैं, आपके पास अभिव्यक्त करने का एक अपना हृदय और अपनी शैली है। तो क्या कभी कोई ऐसा कोई गीत या कोई कविता छोटी-सी है जिसमें आपने ओशो को व्यक्त किया हो? जैसे? कुछ शेर सुनाता हूँ शायद कि तुमसे नजर मिली, तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली, तुमसे नजर मिली, अपनी खबर मिली, हम ढूंढते कहाँ थे, मंजिल किधर मिली। वाह! बिल्कुल। तो बात आंखों आंखों में होती है। जो 1000 प्रवचन सुनकर बात नहीं बनती है, वो ओशो की आंख में आप पहचान लेते हैं कि इस शरीर के पीछे जो अकंप अदृश्य स्टिलनेस है या नथिंगनेस है, उससे आपका कांटेक्ट हो जाता है, तो वो दोनों तरफ है। राइट। तो जब हम ओशो के योगदान की बात करते हैं, वो इतना माइन्यूट है, इतना सूक्ष्म है, उतना ही विस्तृत है, उसको गिनाना बहुत मुश्किल है। तो जब आप ओशो के योगदान की बात करते हैं, तो बेस्ट योगदान या आपकी नज़र में ओशो ने क्या दिया, जो बहुत अतुलनीय और अद्भुत है, वो क्या है? ओशो ने पहली बात, ओशो ने मनुष्य को मान्यताओं से, धारणाओं से, विश्वास से, बिलीविंग सिस्टम से मुक्त किया। यू डोंट हैव टू बिलीव इन एनीथिंग। सो जब बोल तो ओशो कहते हैं ना, आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग, एंड दैट इज व्हाट यू डोंट हैव टू बिलीव इन एनी गॉड और एनी हेवन और हेल और एनीथिंग अनलेस यू नो योरसेल्फ हु यू आर। सो ओशो ने व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाया पहली बार धर्म के मामले में, कि दूसरों से नहीं मिलेगा, गुरु से भी नहीं मिलेगा। वो साहब बोलते थे कि मुझसे भी नहीं मिलेगा, मैंने जो पाया है, मैंने जो जाना है, तुम भी जान सकते हो, क्योंकि तुम्हारी पूरी क्षमता है। अस्तित्व ने किसी को भिखारी बना के नहीं भेजा है। हर फूल खिलता है बगीचे में, काला हो, पीला हो, छोटा हो, बड़ा हो, सूरजमुखी का हो, गुलाब का हो, गेंदे का हो। तो मनुष्य की क्षमता को उन्होंने अभिव्यक्त किया है उनकी प्रेजेंस से, उनकी उपस्थिति से। तो जब आप ओशो को अगर समझ लेते हैं, तो न तो आप किसी धर्म के रह जाते हैं, न किसी देश के रह जाते हैं, न किसी सिस्टम के रह जाते हैं। हालांकि यू हैव टू लिव इन द सोसाइटी, आप समाज में रहते हैं, तो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और अपनी धुन में जो आप कर सकते हैं समाज के लिए, वो ये है कि आप अपना जीवन ऑथेंटिसिटी से जिए, प्रामाणिकता से जिए। समझौता करने की जरूरत नहीं है जब तक कि जान पे मुसीबत ना आ जाए। ऐसा कोई योगदान जो आपको लगता है बहुत खूबसूरत था, लेकिन ये मनुष्य, ये समाज, ये वक्त नहीं समझ पा रहा, ऐसे कोई चीज जो अभी भी समझे नहीं जा रहे ओशो? नहीं, वो कभी भी नहीं समझे जाएंगे। सो वन थिंग शशिकांत रिमेंबर वेरी वेल, बिकॉज आई हैव वर्क 20 years in the bookshop in England, and that bookshop contain all the best spiritual books of the world. तो मैंने वहाँ सारी किताबें पढ़ी,
और मैं बोलता हूँ ओशो से सरल, सहज और डायरेक्ट मैंने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी है। वहाँ अंग्रेजी में साहित्य मिलता है। तो ओशो का जो योगदान है कि उन्होंने जो इसेंस था धर्म का, उसको सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उसमें इंटरटेनमेंट भी डालना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग बाद में जब अमेरिका गए वो, तो ऐसे बचकाने लोग भी उनके पास आ गए जो नहीं समझ सकते थे उनकी भाषा, लेकिन उनको प्रेम था ओशो से, इसलिए उन्होंने बहुत सारा कचरा, मैं बताऊं दिस इज रबिश, बच्चा आ गया, बच्चों के साथ तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो उनके लिए उन्होंने ना मालूम क्या क्या सुनाना शुरू कर दिया बीच में। लेकिन उस बीच उन्होंने ऐसे सेंटेंस भी बोले हैं जो साधक के लिए उसकी यात्रा का वो है। आप ओशो के पास बहुत लंबे समय तक रहे और पुराने समय से जुड़े, 70 के दशक के आसपास। तो ओशो ने अपने बहुत सारे सन्यासियों को उनकी प्रतिभा कह लीजिए या क्षमता कह लीजिए या जो भी उनको दिखा, उनके अनुसार कुछ काम दिए या उन्होंने सहयोग किया। आपके हिस्से में किस ढंग के काम आए और क्या क्या आपने किया, उस बारे में आप कुछ बताएं। आर्थिक समस्या थी मेरी, इसलिए उन्होंने कहा था कि तुम मेरा साहित्य बेचो तो तुम्हें 30-40% कमीशन मिलेगा, तो फिर आराम से रह सकोगे। दूसरा काम, जब उन्होंने मुझे पूना के आश्रम में बुलाया तो मुझे नहीं पता था क्यों बुलाया है। मैं गया लक्ष्मी के ऑफिस में, तो उन्होंने कहा पहले तो 10 दिन आराम करो, मेडिटेशन कैंप, तो मेरी व्यवस्था कर दी रहने खाने पीने की, और फिर गुरु पूर्णिमा के बाद आके मुझसे मिलना। तो मैंने 10 दिन पहले तो कैंप किया, खूब खाया पिया, क्योंकि मैं फकीर की तरह भटक रहा था 17 महीने से भारत में। तो मेरे तो समझ लो दिवाली हो गई। तो जब मैं गुरु पूर्णिमा के बाद ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है कि अब से भगवान श्री के पत्रों का जवाब, हिंदी में जो पत्र आते हैं भारत से, उसका जवाब तुम्हें देना है, भगवान ने कहा है। तो सामने टेबल है, जो आज पत्र आए हैं उनका जवाब दो, तो रोज जितने पत्र आते हैं उनका जवाब तुम्हें देना है। तो मुझे समझा दिया। तो एक दिन में लगभग जो पत्र कितने आते थे आपके समझ में? 15, 20, 24, 25, मतलब बस ये लिमिट थी कि 15 से 25 समझिए, 16, 18, 20, 25। तो क्या वो देश से आते थे, विदेश से भी आते थे उस नहीं, वक्त? पूरे भारत से आते थे। जो विदेश से आते थे उसके लिए कोई और था शायद। तो आपको क्या करना होता था उन पत्रों का पढ़कर? जैसे ही पत्र आते थे तो पहले खोल के इकट्ठे किए और एक एक पत्र को पढ़ा पहले तो 10 पत्र हैं समझ लो या 15 पत्र हैं, तो एक एक पत्र पढ़ के रखता गया। फिर मुझे लगा कौन से पत्र क्लिक होता है। मैं देखता हूँ, अच्छा शशिकांत का पत्र, एक पत्र है, उन्होंने पूछा है कि अगला कैंप कब होने वाला है और ओशो किस विषय पे बोलने वाले हैं, तो ये तो बहुत आसान है, तो इसका जवाब पहले दे दो, क्योंकि शॉर्टकट। फिर कोई पूछता है, मेरी समस्या यह है कि मैं 3 महीने से सक्रिय ध्यान कर रहा हूँ, घुटनों में दर्द होता है, यूँ होता है, अब क्या करूँ, तो मेरा ये ज़रा कठिन मामला है, तो फिर उसको नीचे रख देता था। तो जो सहज जवाब होते थे उनको मैं निपटा पहले देता था, फिर जो कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न होते थे फिर मैं उनको शाम तक। कहते हैं ओशो जब किसी को कार्य देते हैं या कोई भी सदगुरु जब काम देता है, उसके पीछे इनडायरेक्ट परीक्षा से भी होती, मांझता है गुरु आपको। आपको कुछ पत्रों को देखते देखते लगा कि भगवान क्या करा रहे हैं, कुछ अनुभव हुआ? क्या परीक्षा थी या क्या टेस्टिंग थी, क्या ब्रशअपिंग कर रहे थे भगवान आपके साथ, क्या था वो? तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे लिए तो चमत्कार से कम नहीं था। हाँ, उन्होंने मेरी कविताएं पढ़ी थी, तो एक बार बम्बई में उन्होंने 2 कविताएं उनके जन्मदिन पर मैंने लिखी थी, तो उनको मैं बताई, तो उन्होंने कहा कि ये संन्यास पत्रिका में रजनीश दर्शन में दे दो। प्रकाशित हो गई थी, तो अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी संन्यास में, और रजनीश दर्शन हिंदी में प्रकाशित हुई। तो क्योंकि मैं उनको कविताएं लिख के देता था, एक तो वो था, फिर पत्र लिखता था, तो आवाज इमिटेटर, मैं उनकी नकल करता था, और जिस भाषा में, जिस शैली में वो लिखते हैं, वो अक्षर भी बिल्कुल उनके जैसी। आधी आधी रात को मैं बैठ के लिखता था और फिर दूसरे दिन सुबह जाके उनके हाथ में देता था, तो उनको पता था कि नकलची है। तो कई लोगों को ऐसा लगता भी था कि पत्र जाता था उनको, जोधपुर में गया या जयपुर में गया कहीं पंजाब में, तो दोबारा उनका पत्र आता था, बोलते भगवान श्री आपने ऐसा ऐसा कहा है। तो मुझे लगता कि भगवान तो लोगों को ऐसा इल्यूजन हो जाता था कि ये सच में
ओशो ने पत्र का जवाब दिया है। ओके। तो कभी ये जो आपकी प्रतिभा कह लीजिए या कार्य कह लीजिए, कभी ऐसा होता है कि उस पर कुछ हम हमारा मास्टर कुछ कमेंट भी करता है, चाहे तारीफ के रूप में या सिखाने के रूप में, कभी डांट के रूप में, कभी सबक के रूप में। ऐसी कोई घटना संस्मरण जो आपको लगता है कि आपके कार्य को लेके रही है ओशो के साथ? वो मुंबई की घटना है जैसे? कि जब मेरी आदत खराब हो गई, 2 पेज लिखना, 3 पेज लिखना, 4 पेज लिखना, तो एक बार तो मैंने 6 पेज लिख डाले। हम्म। क्या मतलब आगे पीछे भर भर के खूब जितना कचरा था मेरे अंदर, तो उन्होंने पढ़ा। उसमें जो फिल्मी धुन पर जो भजन लिखते हैं ना, पैरोडी टाइप। पैरोडी, तो वो मैंने 2-3 भजन लिखे ओशो की तारीफ में। ऑफ कोर्स हम तो बदल चले भेष, रजनीश का नाम प्यारा लगे, कोई भक्तों को दे दो संदेश, इस तरह के मैंने पैरोडी लिखी थी। तो उन्होंने पढ़ी और फिर उनके पहली बार उनका जो बास्केट था ट्रैश, उसमें डाल दिया उन्होंने। और पहले तो हमेशा पत्र मुझे वापस देते थे, उस दिन उन्होंने ट्रैश में, कचरे में डाल दिया। तो मैं तो पसीने में तर हो गया, क्योंकि वो एयर कंडीशन रूम था, लेकिन मैं समझा कि मेरा अच्छा इतना लिखा हुआ रात भर की मेहनत इन्होंने कचरे में डाल दी। तो मैं उनकी तरफ देखूँ, पसीना आ रहा है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि ये आपने, तो बार बार मैं कचरे में देखूँ और वो मुझे समझाए। तो उन्होंने मुझे फटकारा प्रेम से, कहा कि देखो तुम्हें अपना मौलिक गीत गाना है, ये पैरोडी वगैरह नकल करना किसी की अच्छी बात नहीं है, तो तुम्हें अपना ओरिजिनल कहना चाहिए, अपनी भाषा में, अपनी शैली में कहना चाहिए। दैट्स ऑल ही टोल्ड मी फर्स्ट टाइम। ओके। पुस्तक हो गई, लेटर्स हो गए, उसके अलावा और क्या क्या कार्य आपके उसमें झोली में आया प्रसाद के रूप में? बहुत सारे कार्य आए तो नहीं, लेकिन मैं जरा दूसरी टाइप का हूँ ना, बड़बड़िया आदमी। तो मैं काम चल रहा था, मैं पत्रों के जवाब दे रहा था, तो एक सन्यासी जो पंजाब से आए थे, स्वामी नरेंद्र सरस्वती, वो गार्ड थे, नाइट गार्ड फ्रंट गेट पे। 2-3 महीने के लिए आए थे, तो वापस जा रहे थे, तो हम साथ में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कल जा रहा हूँ वापस पंजाब। तो मैंने लगा, अरे मैं दिन भर ऑफिस में बैठा रहता हूँ, लोग नाचते हैं, गाते हैं, बारिश में झूमते हैं और क्या क्या करते हैं, और मैं ऑफिस में दिन भर बैठा रहता हूँ। तो अच्छा है कि मैं नाइट गार्ड की ड्यूटी ले लूँ। तो मैं गया दफ्तर में, लक्ष्मी से कहा मुझे तो गार्ड का काम करना है। तो मेरी तरफ देखे बोलती, तुम गार्ड का काम करोगे? मैं बोला हाँ, मेरा अब ऑफिस से दिल भर गया मेरा, तो अब दिल ही नहीं होता कुछ लिखने का। भैया सोच लो। मैंने नहीं सोचना क्या है, मैं तो गार्ड का काम करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे फ्रंट गेट पे गार्ड का काम दिया। ओके। तो ये जो समय था तब तक का, जब जिसे हम ओशो 1, कम्यून 1 कहते हैं, जब तक ओशो बाहर नहीं गए थे। तो जब ओशो बाहर चले गए विदेश में, तो आप, जाहिर सी बात है, एक मास्टर चला गया, गुरु चला गया, जो इतनी चीज़ें पैदा करता था, तो क्या भावनाएं थी कि ओशो चले गए इंडिया से? क्या फील होता था आपको? तब मैं जर्मनी में था, अच्छा। बाय चांस, और मैं अक्टूबर में जर्मनी चला गया था, और ओशो फिर अगले साल अप्रैल मई में गए शायद। तो मुझे पता नहीं था कैसी घटना घट जाएगी, लेकिन लग रहा था कि कुछ चेंज होने वाली है। तो उस दरमियान, गार्ड के और उसके दरमियान, मैंने आश्रम छोड़ दिया। तो आश्रम से मुझे 20 रुपये मिलते थे। मैंने कहा कि मुझे ट्रांसक्राइब करना है। ये भी मुझे गार्ड का काम नहीं करेगा। मुझे गर्लफ्रेंड मिल गई थी, तो मैं नाइट गार्ड करूँ तो गर्लफ्रेंड तो बोलेगी इससे कैसे चलेगा, तो गर्लफ्रेंड को लेकर तो आप गार्डिंग कर नहीं सकते। तो मैंने दूसरे दिन जाके कहा मुझे आप ट्रांसक्राइब का काम दे दीजिए। तो लक्ष्मी ने कहा ठीक है, 20 रुपये मिलेंगे एक प्रवचन के। तो हिंदी के प्रवचन सुनना और कागज पे लिखना, फिर एडिटर के पास जाते थे, तो वो काम किया। फिर मैं ओशो के पिताजी का बॉडीगार्ड भी रहा। फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो मैंने कहा मुझे झाड़ू लगाना है, तो साफ सफाई, मैं बस मेरा मन चला आदमी था, तो खुद ही छोड़ देता, मतलब मुझे नहीं करना है। तो ये भिन्न भिन्न कार्य। हाँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सारे साफ सफाई से लेके किचन में सब्जी काटना, और ओशो की फिर जो फैमिली थी, माता जी, पिताजी, भाई बहन जितने सब आते थे, सबको खाना खिलाना, टेबल साफ करना, बर्तन मांजना, वो भी काम किए। वो स्क्रीन प्रिंटिंग में जो भगवान की किताब की जैकेट बनती थी, उनको करना। तो मैं भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि नए नए काम सीखो, अभी एक ही काम करके क्या करना है। हम देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में जो शीला है, जो कि खुद भगवान ने कभी चुनी थी, ओशो ने चुनी थी सेक्रेटरी के तौर पर, उसने बहुत अच्छा काम भी किया,
वही कहते हैं कि ओशो का कार्य खराब करने में उसका भी बहुत हाथ रहा है, शीला का। और सबसे हैरानी की बात है, जो 2014 में उसकी किताब आई थी डोंट किल हिम भगवान, और फिर अभी 2 साल पहले फिल्म आई वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। अगर आपने यदि नहीं देखी पढ़ी तो सुना तो होगा कि क्या है। तो मुझे आपके नज़र से जानना है, क्योंकि जो जवान सन्यासी बोलेगा आपका, वो तो एक पक्षीय हो सकता है, फैन होगा ओशो का या शीला का। लेकिन क्योंकि आपने शीला को भी देखा है, क्योंकि आपने ओशो को भी देखा है, तो मुझे बस सीधी एकदम बात चाहिए बिना लाग लपेट के कि आपकी नज़र में शीला क्या है? क्या वाकई कभी अच्छी थी तभी यहाँ तक ओशो को लाई? वो कब ऐसी हो गई और आज जो बातें करती है ओशो के प्रति, कम्यून के प्रति, ओशो के सन्यासियों के प्रति, तो आपका जो अपना मत है, लोग क्या कहते हैं वो नहीं, अब आपके मुख से मुझे शीला के बारे में सुनना है। आपकी नज़र में शीला क्या है और क्या कर रही है? मैंने मुलाकात शीला से पहली बार जब मुझे ओशो ने पत्रों का जवाब देने के लिए दिया, तो वो रिसेप्शन पे बैठा करती थी बाहर। हम अंदर 4-5 लोग थे, वो रिसेप्शन पे। तभी से मुझे लगा शी इज ए बॉसी टाइप। वो एक जो पुलिस वाले को डंडा दे दो ना हाथ में, तो वो फिर वो देखता नहीं कि कौन है क्या है, वो अपना जरा सी गलती किसी ने की तो आई डिडंट लाइक हर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वेरी फर्स्ट डे। उससे जब भी ताल्लुक वहाँ आमना सामना हो जाता था तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई पुलिस वाला डंडा, हवलदार मुंबई का, थानेदारनी की तरह भी। थानेदारनी की तरह। और ओशो ने क्यों स्वीकार किया आपको बताऊं, मैं भी तो नशेड़ी था, मैं भी एम्बिशियस था, मुझे भी हीरो बनना था, राइटर बनना था, एक्टर बनना था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था अपने जीवन से। मिल गए तो मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी कि मैं कोई BA में, लेकिन प्रेम था ओशो से। तो शीला का भी ओशो से प्रेम था। तो ओशो के साथ ये शर्त नहीं है कि आप क्या हैं, आप चोर हैं, आपने मर्डर किया है, आपने बैंक का वो किया, धोखाधड़ी की है, आपने क्या, व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट इज नथिंग टू डू विथ। आप ओशो से प्यार करते हैं, उनके पास खींचे चले आए हैं, तो ठीक है, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तो जब एक इमारत बनाते हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, लोहा भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, शीशा भी चाहिए, सब कुछ मटेरियल चाहिए। हाँ, बुनियाद में जो जो पत्थर होते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता किसी को इस बुनियाद में कितने पत्थर। तो वो बुनियादी के पत्थरों में से थी। और बुनियाद के पत्थर कभी कभी शोरगुल भी बहुत करते हैं, क्योंकि उनको बुनियाद में एक सेंटेंस मुझे याद आया ओशो का, कभी आपको वो वीडियो मिल जाए, वो है पूना कही। और आखिरी दिनों में किसी ने सवाल पूछा था आश्रम और कम्यून के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेप्टिक टैंक, ऑल द बिग चंक ऑफ द शिट दे आर फ्लोटिंग ऑलवेज ऑन द टॉप, सो डोंट बॉदर मी। तो उन्होंने इतनी कही कि संस्था जो है, तो डोंट बॉदर मी, क्योंकि देखो ओशो ने ना तो अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ना कोई ऐसी चीज हो जो उन्होंने अपने साइन की हो। वो एक मेहमान की तरह रहे। हाँ जी, हाँ जी। एक मेहमान की तरह वो रहे हैं शुरू से आखिरी तक। ओके। ही डजंट पजेस एनीथिंग। लेकिन अगर हिटलर भी आ जाए तो ओशो बोलेंगे ठीक है, तू भी संन्यास ले ले, हो सकता है तेरा घड़ा भर गया पाप का। तो अब जो आप शीला को देख रहे हैं, उसकी किताबों के माध्यम से सुन रहे हैं, तो ये जो चीजें कर रही है, और उम्मीद है आपने सुना या देखा तो होगा, तो अब जो आप देख, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो कहाँ एक तौर पे भगवान की लवर है जो कहती है आई लव माय भगवान, उसके बाद कभी वो कम्यून के बारे में कुछ कहती है, वहाँ के सेक्स लाइफ के बारे में कुछ कहती है, कि भगवान की ड्रग्स के बारे में कुछ कहती है, अपने धोखे को धोखा ना कह के वो कहती है मैं भगवान को बचा रही थी, अपने जो भी उसने हरकतें करी उसको भी वो जामा पहना देती है। तो आपने वो दोनों शीला देखी, पूना वाली भी, अमेरिका वाली भी, और अमेरिका के बाद वाली भी, और आज वाली भी देख रहे हैं, है ना? तो इस पे मुझे चाहिए कि आपने बहुत कुछ घटनाएं घटी होंगी, तो बहुत सी बात ऐसी है कि जैसे हमारे जो संस्कार होते हैं ना, और अनकॉन्शियस जो माइंड होता है हमारा, वो नहीं बदलता है। रामकृष्ण परमहंस हो या रमन महर्षि हो या कोई भी लोग, उनका जो अतीत है, इनलाइटनमेंट होने के बाद भी कुछ आदतें हैं जो वो आपके रहती है। तो उसके अंदर एम्बिशियस रही होगी, वो तो मैंने नोटिस कर ली थी वहां पर ही रजनीशपुरम में। मैं जब डायना को देखता, प्रिंसेस डायना को देखता था ना जिस ढंग से वो, तो ये भी उसी तरह से बनना चाहती थी
intuitive feeling is my feeling intuitively that she wanted to become a queen of the Rajneeshpuram. समस्या कहाँ हुई? जब ओशो ने बोलना शुरू किया तब उसका सारा पानी उतर गया, तो डिसअपॉइंटेड हो गई। तो उसने बोला अरे मैंने तो सोचा था इनको जैसे तैसे, बहुत सारी आपने कहानियां सुनी होगी कि काउ मिल्क में पॉइजन दिया जाता था, स्लो पॉइजन दिया जाता था ओशो को, इस तो आपने सुना है। तो अंदर उसकी डिजायर थी कि वो भी प्रिंसेस डायना की तरह महारानी बनेगी और उसके हाथ में इतना सब हो जाएगा। और तो जब वो जर्मनी में आई तो उसने क्या किया मालूम, मैं जर्मनी में था तब, तो उसका इंटरव्यू हो रहा था टीवी पे, तो मैंने भी देखा। तो उसने कहा कि ओशो तो चले गए थे कहीं, पता नहीं था कहाँ है। तो किसी ने सवाल पूछा तो उसने बोला भगवान इज नो वेयर, ही इज नो मोर, बट आई एम स्टिल योर मामा। और फिर वो जब कपड़े खरीदने गई बाजार में तो देखती कपड़े दुकान के बाहर, बोलती दे आर टू एक्सपेंसिव, आई डोंट हैव मनी। और फिर 2 हफ्ते बाद उसने कोई बंगला खरीद लिया, सुना था कैसीनो खोलने के लिए, और वहाँ 5-7 BMW और बड़ी बड़ी कारें खड़ी थी। तो मैं भी सोचा कि अभी तो 2 हफ्ते बाद तो बोल रही थी मैं कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, विंटर आ रही है, और अभी इसने इतना, सुना था कैसीनो बनाना चाहती थी वो ब्लैक फॉरेस्ट में। तो आप सोच लीजिए उसका इरादा कुछ और था। लेकिन ओशो ने तो कहा है कि जब भी बुद्ध पुरुष आते हैं तो उसके पीछे शैतान, वैसे लोग बिजनेसमैन आ जाते हैं, गुरु घंटाल, गुरुडम फैलाने वाले, प्रीस्ट, पॉलिटिशियन सब आ जाते हैं। तो वो स्वाभाविक ऐसा होता रहा है हमेशा से। शी वांट टू फुलफिल हर डिजायर इन एनी वे। बद अच्छा बदनाम बुरा कोई बोलते हैं ना, तो फेमस होने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप खून भी कर सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग पढ़ने की फुर्सत नहीं निकाल पाते, सुनने की नहीं निकाल पाते। ऐसे में ओशो का जो अथाह साहित्य है, हजारों घंटे के प्रवचन हैं, तो उसको सर्वसुलभ बनाने के लिए ये पता होना चाहिए किस विषय में क्या बोल के गए हैं और क्या पढ़े। तो मेरा आपसे एक बहुत ही सीधा प्रश्न है कि आपके नज़र में आपका फेवरेट विषय या पुस्तक या श्रृंखला कौन सी रही? सबसे पहले क्रांति बीज, ये वो पुस्तक है जो डायरेक्ट 2 व्यक्तियों के बीच में है। वो पत्रों की किताब है। उन्होंने 120 पत्र लिखे हैं सोहन बाफना को। हाँ जी, हाँ, प्रार्थना के भोजपत्र। हाँ, तो वो इतनी सुंदर है कि मैं पढ़ पढ़ के रोया करता था। वो हर एक स्टेज के साधक के लिए है। तो क्रांति बीज इज द फर्स्ट एंड ईच लेटर इज अ बुक इन इटसेल्फ। ओके। दूसरी भी मैं पत्रों की बात करूंगा। अगर आपको ओशो को जानना है तो उनके डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो दर्शन डायरीज हैं, राइट, वो अच्छी हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वो पब्लिक में दिए प्रवचन नहीं है। वो क्या है? वो आप ओशो से मिलने गए हैं तो ओशो ने आपको संन्यास दिया, आपका नाम पूछा, आपको नया नाम दिया तो आपका नाम समझाया, या फिर आपको तो गाइडलाइन है आपके लिए, तो डायरेक्ट है उस व्यक्ति के लिए, तो वो भी बड़ी गहरी बातें हैं उसमें। दूसरी, अगर व्यक्ति भावुक है, भावना के तल पे जीने वाला है, जिसको भाव प्रधान व्यक्ति है, तो उसको एक ओंकार सतनाम और मीरा, इसी मतलब कोई भी संतों की किताब, रज्जब, फरीद, दादू वगैरह, अगर वो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि प्रधान है, तो उसको एस धम्मो सनंत में पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए अष्टावक्र की महागीता। और अगर युवा है और सेक्सुअली काम ऊर्जा, उसमें प्रचंड काम ऊर्जा है और अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, हमें कंट्रोल सिखा गया है, तो उस विषय में उसको सम्मुख से समाधि की और जो सरहा पे उन्होंने दिए हैं प्रवचन, उनके नाम थे, 2 पुस्तकें हैं, वो पढ़नी चाहिए। और जहाँ भी ओशो ने, आजकल तो उन्होंने कर दिया ना, वो चुन के अलग बना दिए, तो उसको उस पर अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, साथ में प्रयोग भी करना चाहिए। क्योंकि जो काम ऊर्जा है, जब तक आप उसके कंट्रोल में है, तब तक आपका सारा ध्यान बार बार खींचा वही जाता है। आप कितना भी ध्यान लगाओ, कितना भी विटनेसिंग, साक्षी की बात करो, तो ये बात है। और फिर तीसरी बात ये है कि अगर वेस्टर्न लोगों को इंटरेस्ट है तो उसमें द विजडम ऑफ द सेंट्स, सूफी स्टोरीज, वो हैं। और
और भी आपको चाहिए तो मेरी ये जो ताओ द थ्री ट्रेजर्स, तो वैसे तो सारी मुझे पसंद है, लेकिन ये मुख्य किताबें हैं जो मैंने बताया कि एस धम्मो सनातनो बुद्धि वालों के लिए, अष्टावक्र बुद्धि वालों के लिए, भाव प्रधान वर्ग के संतों के ऊपर है, और ये पत्र हैं वो बहुत जरूरी है। जो लोग अपने रिश्तों को लेकर हम्म, क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आता, असमंजस में रहते, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा विषय सुनना चाहिए? द वे ऑफ द व्हाइट क्लाउड बुक्स, ओके। उन्होंने संबंधों पर काफी चर्चा की है। और हिंदी में यदि सुनना अब चाहे उसका अगर अनुवाद हुआ है हिंदी में तो ढूंढ लेना आप। ओके। ऐसा इंसान जिसको बहुत गुस्सा आता है, तनाव आता है, फ्रस्ट्रेशन है, मनोविकार है, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? पढ़ना नहीं चाहिए उसे, या तो सुनना- डायनामिक करना चाहिए। डायनामिक करना चाहिए। और अगर डायनामिक क्रिया के रूप में होगी, लेकिन यदि कुछ ऐसी पुस्तक है जो वो क्रिया भी करे, मतलब डायनामिक ध्यान भी करे, और पढ़ना चाहे, तो कौन सी पुस्तक पढ़े वो? तो रैंडमली कोई भी चुन ले, ओके। जो भी हाथ में आएगा, सोना आएगा हाथ में। ओके। ऐसी कोई चीज जब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि गुरु शिष्य संबंध के बारे में कुछ है, और गुरु की पहचान, शिष्य की पहचान वगैरह वगैरह, तो उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से? उसका एक अंग्रेजी की किताब है, तंत्र द सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग, एंड हिंदी में आपकी जो उन्होंने बताई है रज्जब वाणी, उसमें शिष्य गुरु के डायरेक्ट संवाद है। और ऐसी अद्भुत एक दो और किताबें, उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हिंदी के, लेकिन वो क्या है कि ऐसी घटना जीवन में जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, कि जैसे मैंने कहा ना, तुमसे नजर मिली अपनी खबर मिली, तो रज्जब का और दादू का ऐसे संबंध रहा कि बस उनको देखा और उनके हो गए। ओके। अगर एक ऐसा इंसान जो नया नया ओशो से जुड़ा है, या ओशो के प्रेम में पड़ा है, और बहुत कंफ्यूज है कि, और पूछता है कि स्वामी जी मैं कौन सी पुस्तक से प्रारंभ करूं, कि ये भी बहुत जरूरी होता है। हम सीधा 10वीं क्लास की पुस्तक किसी को पढ़ने को नहीं देते। तो अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछता है, स्वामी जी मतलब कुछ रेफर करें तो मैं किससे स्टार्ट करूं, तो क्या होनी चाहिए आपकी नजर में? एक पुस्तक है सत्य की खोज, और शुरू शुरू के उसमें जोक्स वगैरह कम है, और अपने शून्य की नाव हम जो पढ़ा करते थे, संभावनाओं की आहट, और पंच महाभारत पर एक पुस्तक बहुत अच्छी है, उसका नाम है ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। ऐसा इंसान जो ओशो का संन्यास लेना चाहता है, समझ में नहीं आता है संन्यास क्या है, क्योंकि ओशो ने बहुत जगह बोला है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई पुस्तक या प्रवचन जिसमें साफ सुन सकते हैं संन्यास इसे कहते हैं, मेरा संन्यास ही ऐसा होता है, संन्यास का अर्थ होता है, वो क्या सुने, क्या पढ़े कि संन्यास समझ में आए ओशो वाला? अब पता नहीं मुझे वो पुस्तक अवेलेबल है कि नहीं। पहले एक पुस्तक का नाम था नव संन्यास क्या, और एक पुस्तक और थी उसका नाम है अवधिगत संन्यास। तो अगर वो कंफ्यूज है, मैं तो ऐसा कहूँगा, अगर वो कंफ्यूज है कि लूँ या ना लूँ, तो उससे कहो कि आप 3 महीने के लिए संन्यास लेके देखें, प्रयोग करें, क्योंकि आजकल तो वैसे भी संन्यास इतना आसान हो गया है, हमारे जैसा चुनौती वाला नहीं रहा कि आपको 24 घंटे माला और कपड़े पहन के रहना है सभी जगह समाज में। अब तो बहुत आसान है, तो 3 महीने के लिए लेके देखे संन्यास। ओके। कोई इंसान, खासकर नया इंसान, अगर ओशो से जुड़ने के बाद वो कुछ कंफ्यूजन में इस बात को लेके है, तो अगर ओशो की छवि कोई पुस्तक क्लियर करती है, ऐसी कोई पुस्तक है, या ऐसी कोई चीज जो ओशो के बारे में जानना चाह रहा है, या उनके आश्रमों के बारे में जानना चाह रहा है, सन्यास, क्योंकि हर इंसान तो पहुंच नहीं पा रहा आपके पास या किसी भी सीनियर सन्यासी के पास जानने के लिए, तो कुछ ऐसी कोई चीज जिससे वो गाइडेंस ले सके कि ये ओशो के आश्रम होते हैं, ऐसे होते हैं, ओशो के सन्यासी ऐसे होते हैं, और ओशो ये थे। अब ऐसा है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि व्यक्ति को शुरुआत अपने से करनी चाहिए, दूसरों से नहीं करनी चाहिए। पहले वो जम के पढ़े और सुने, और अगर एक आधा कैंप कर लिया, 1-2 कैंप कर लिए, तो उसमें से विधि आपको मिल जाती है, लेकिन करना तो आपको पड़ता है। तो आई डोंट वांट पीपल शुड गो एंड बिकम एडिक्टेड टू एनी आश्रम, एनी कम्युनिटी। प्रयोग के लिए आप 1 महीना, 2 हफ्ते, 3 महीने जा सकते हैं किसी कम्युनिटी में, लेकिन अब ये गलती मत कर बैठे कि आप परमानेंटली वहाँ चले गए, फिर 2-4 महीने बाद जब आपने अंदर की कहानी और कन्फ्यूजन लोगों को देखा, तो आप फिर नेगेटिव, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि शुरू में तो वो बिल्कुल जैसे मेरे जैसा तो नहीं, एज ए आइडिया कम्यून इज गुड, बट एज ए मटेरियल लेवल, ऑन द ग्राउंड लेवल
स्टिल इट इज हाइपोथेसिस। एक इसी से जुड़ा एक सवाल है कि ध्यान को भी लेके बहुत रहता है कि मैं कौन सा ध्यान से शुरुआत करूं, क्योंकि गुरु तो सामने बैठा नहीं है जो सीधा कह दे कि, क्योंकि जब ओशो थे तो ऊर्जा देख के बता देते तो ये वाला ध्यान कर। तो अगर आपको सजेस्ट करना हो या कोई पुस्तक या प्रवचन जिससे आदमी चुन सके या इससे प्रारंभ करे, वो क्या होना चाहिए? जिन खोजा तिन पाया एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में विस्तार से ध्यान के बारे में समझाया है। अच्छा, हाँ, तो उसको पढ़ के लोग जान उसको सकते हैं पढ़ें। कौन से ध्यान है, क्या फायदे हैं ध्यान के? हाँ, उसमें पूरी डिटेल मिलेगी आपको। और वही मैंने आपसे कहा कि जब सक्रिय ध्यान करें तो वो फॉर्मल जो है ना, इंट्रोडक्शन वाला, वो 1 घंटे का कि 10 मिनट ब्रीदिंग कर ली, 10 मिनट हु कर लिया, वो ठीक है एज ए मेथड, बट इट इज नॉट। आपको तो 100% हफ्ते में 1 दिन करें डायनामिक, लेकिन ऐसा करें कि आप 100% खत्म हो जाए, मतलब आपकी भौतिक ऊर्जा है ना, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, दोनों ऐसी थक जाएंगे जब आप लेटे हैं तो आपकी हिम्मत ही नहीं हो कि आप हाथ उठा सकेंगे या पांव हिला सकेंगे या मक्खी उड़ा सकेंगे। राइट राइट। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा स्वामी जी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दर्शन से, आपके इस मार्गदर्शन से जो श्रोता है, जो खासकर नया इंसान है, उसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, उसको आसान होगा अपने लिए ओशो के सागर में गोता लगाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू प्रणाम। वेरी मच। नमस्कार।